हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज बेटा ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, और बाकी जो आप रिटन वर्क है वो पूरा करेंगे। नोट्स आपको 1 से लेके 4 चैप्टर तक की मैं भेज चुकी हूँ, ठीक है, और कुछ बच्चों ने दिखा भी दिए हैं नोट्स। बाकी सिर्फ 9 बच्चों के नोट्स अभी तक आए हैं, बाकी का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो बेटा अब लॉकडाउन है, सबको परेशानी है, प्लीज़ अपना रिटन वर्क पूरा करो ताकि हम स्कूल खोलते ही रिवीजन करें, टेस्ट कर सकें इसके। ओके, और जो जो मुश्किल टॉपिक हैं उनकी मैं खुद से वीडियो बना के आपको भेजती रहूँगी। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको आज हम। हाँ जी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ह्रासमान घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो पहले ये नियम क्या कहता है बेटा, उसके बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार अन्य बातें पूर्ववत मतलब पहले जैसी ही रहने पर, जैसे जैसे किसी वस्तु की हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उनसे प्राप्त इकाइयों की उपयोगिता कम होती जाती है, घटती जाती है। तो ये नियम पूरा याद करना है आपको, डेफिनेशन को। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। उदाहरण के लिए, भूखे व्यक्ति की, आप भूखे हो, ठीक है, स्कूल से गए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आपको, आपने पहली रोटी खाई तो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्टि मिली। उसके बाद एक और खाते हो आप, फिर एक और खाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप रोटी खाते जाएंगे आपका पेट क्या होगा, भर जाएगा। जब आपका पेट भर जाएगा तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी उस समय पे, शून्य। और ये जो शून्य है, शून्य जब हो जाएगी यानी कि उसका तुम्हारा जब पेट भर गया तो वह कहलाएगा आपका पूर्ण तृप्ति का बिंदु। अगर आप उसके बाद भी रोटी खाएं तो क्या होगा, उपयोगिता के स्थान पर असंतुष्टि या फिर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी, जैसे -20 -40, ठीक है। अब इसी बात को हम यूटिल में मापते हैं अपनी उपयोगिता को। हमने पिछली बार जो वीडियो भेजी थी उसमें आपको बताया गया था कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं। तो पहली रोटी की यूटिल हमने देखा, यहाँ पर हमने मान लीजिए 7 रोटियाँ ली है यहाँ पर। तो एक तरफ में हम यूनिट्स लिखेंगे रोटियों की और एक तरफ में हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है। पहली रोटी खाई, आपको 80 यूटिल मिली संतुष्टि, दूसरी में 60 मिलती है, तीसरी में 40 20। धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 हो गई। 0 क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण तृप्ति का बिंदु। यहाँ पर आपका पूर्ण तृप्ति बिंदु क्या है, यानी कि जहाँ आपको पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है, आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद भी यदि आप खाते हैं रोटी तो उसका फिर अब जो उपयोगिता है वो असंतुष्टि, संतुष्टि हमारी असंतुष्टि में बदल जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, तो -20 -40 हो जाएगी, ठीक है। तो तालिका से क्या पता चल रहा है, हमारा तालिका से हमें स्पष्ट हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी 80 60 40 20 0 -20 -40 हो रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती हुई 0 पर और फिर ऋणात्मक हो रही है। तो शून्य हमने देखा पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। अब इसी बात को हम अपने डायग्राम में लेकर समझा रहे हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया, इसको नेगेटिव तक लेना है। ये x है, y एक्सिस एंड y एंड ये यहाँ पे नेगेटिव का y, और यहाँ पर x। तो यहाँ हमारा OX पर हमने दी है यूनिट्स रोटियों की, ठीक है, और यहाँ हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली रोटी 80, दूसरी 60, जो हमारी तालिका है 3 पे हमें 40 यूटिल, 4 पे 20 और 5 पे हमारी हो गई है 0। उसके बाद भी हम जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नीचे जाकर ऋणात्मक हो जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है इसको कहलाएंगे घनात्मक मार्जिनल यूटिलिटी। ये है हमारा 0 यानी कि पूर्ण तृप्ति का बिंदु। अगर पेपर में आ जाए पूर्ण तृप्ति का बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या है ये 0, यानी कि
जहाँ हमें बिल्कुल भी और रोटी खाने की इच्छा नहीं है या और किसी भी चीज़ को लेने की इच्छा नहीं रहती है। नेगेटिव, इसके बाद भी यदि हम वो चीज़ को लेते हैं या रोटी को खाते हैं या कोई भी चीज़ है, ये रोटी का एक एग्जाम्पल लिया हमने, कोई भी वस्तु अगर हम पूर्ण तृप्ति के बाद भी यूज़ करेंगे तो उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता कौन से बिंदु पर संतुलन में रहता है? उपभोक्ता की संतुलन स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। यानी कि अपनी जो उसकी आय है वो सीमित है और उसको खर्च करके वो उसे मैक्सिमम संतुष्टि जहाँ एक उपभोक्ता को मिलती है उसे कहते हैं हम कि एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में है। यानी कि इसका अर्थ है पहला, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की अवस्था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम अपना दूसरा टॉपिक आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ज़रूर आता है ये, ठीक है। तो दूसरा हमारा आज का मेन टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इसको हम कई नामों से बुलाते हैं। इंडिफरेंस कर्व को हम अनधिमान वक्र भी बोलते हैं, तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो तटस्थता वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं से बने हुए ऐसे संयोगों को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि उपभोक्ता अपने सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि पाता है, इसीलिए उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है या उदासीन रहता है और अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे वक्र को हम तटस्थता कहते हैं, उदासीनता कहते हैं, अनधिमान कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का, इसमें संयोगों को दिखाया जाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग। यानी कि मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं जिन्हें आप दो चीज़ों पर ख़रीदना चाहते हैं, जैसे आप सेब लेना चाहते हैं और साथ में ही संतरे भी लेना चाहते हैं। तो अपनी आय को, आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 50 रुपये के आपने संतरे ले लिए, 50 के सेब ले लिए, या फिर 60 के सेब ले लिए, 40 के संतरे ले लिए, 60 और 40 का संयोग हो गया, या 70-30 का हो गया, ठीक है। खर्च कर दिए। अब उतने में कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 5 सेब आ रहे हैं, 3 संतरे आ रहे हैं। और अगर आपको सेब ज़्यादा चाहिए, 6 सेब करेंगे तो संतरों की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संयोग, आगे हम इसको तालिका से दिखाते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर हमारे पास संयोगों के बंडल बन रहे हैं 1A 2B 3C 4D एंड 5E। अब दो वस्तुएं हैं यहाँ पर बच्चों, वस्तु X, वस्तु Y। वस्तु X की मात्राएं हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और y की हैं 12 8 5 3 2। अगर हम, यह क्या दिखा रहा है, अगर हम वस्तु x की बढ़ाना चाहेंगे इकाई तो वस्तु y की क्या करनी पड़ेगी? कम। यानी कि एक वस्तु है, अगर हम x की एक वस्तु ले रहे हैं तो y की 12 ले सक रहे हैं। अगर हमने x की एक वस्तु को बढ़ाना है, 2 लेनी है, तो हमें y की 4 वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। 3 लेनी है तो हमें 3 वस्तुओं का और त्याग करके लेना पड़ेगा। एक एक इकाई को बढ़ाने के लिए हमें y की इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। तो हमारे पास विभिन्न संयोग आ गए हैं यहाँ पर। एक पहला संयोग है हमारे पास 1 और 12 का, यानी कि x की 1 y की 12 ले लें हम। तो चॉइसेस है ये हमारे पास, 5 चॉइसेस दिख रही हैं आपको यहाँ तालिका में। 1 और 12, 2 और 8, 3 और 5, 4 और 3, 5 और 2। ये देखिए, है ना बेटा, ये संयोग बन रहे हैं। देखिए इन संयोगों को जितने भी दिखा रखे हैं उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। x1 प्लस y की 12, x2 y की 8, x3 y की 4, x3 y की 3, x5 y की 2।
इन सभी संयोगों को उपभोक्ता बराबर पसंद करेगा और इनके बीच तटस्थ रहेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तटस्थता तालिका। ये अब उसकी अपनी चॉइस है कि वो ये संयोग लेना चाहेगा, ये या ये, लेकिन इन सब पे उसको क्या है? समान संतुष्टि मिल रही है, इसीलिए इसे तटस्थता तालिका कहते हैं। अब इसे वक्र के द्वारा दिखाएंगे। जब समान संतुष्टि प्रदान करने वाले हमने ये जो तालिका देखी थी बेटा, अगर इसी को हम ग्राफ से प्रस्तुत कर दें, ग्राफ पर इन बिंदुओं को प्रदर्शित कर दें, तो इनको मिलाने से जो वक्र बनेगा उसे हम इनडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। पेपर में ये तीनों में से किसी भी नाम से आपके पास आ सकता है, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र या फिर तटस्थता वक्र। ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने तालिका बनाई थी यहाँ पर हमने डायग्राम से अब आप दिखा दिया है। ये देखिए विभिन्न संयोग हैं यहाँ पर एक्स वाई के, 1 12 2 8 3 5 4 3 5 2, इसको कहेंगे हम IC। इस पे लिख देंगे IC वक्र। यहाँ हमने x वस्तु ली है OX पर, OY पर हमने y वस्तु ली है। ये आपने ज़रूर लिखना है, x वस्तु y वस्तु, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके नंबर कट जाते हैं एग्ज़ाम में। OXY, ओ डायग्राम बहुत ज़्यादा बनाने हैं बेटा एग्ज़ाम्स में। मोर द डायग्राम मोर द नंबर यू विल गेट। जितने भी अपनी बात को डायग्राम से समझाओगे आप, उतने ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं तटस्थता वक्र कहाँ आ रहा है बेटा? नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ से गिर रहा है ये? बाएं से दाएं। आपका बायां हाथ होता है ना इस साइड पे और इधर दायां, तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर के ऊपर। ठीक है, अब MRS की दर क्या होती है? MRS की दर यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु X की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की मात्रा को त्यागने को तैयार रहता है। MRS वह दर है जिस पर एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुल उपयोगिता की प्रभावित किए बिना प्रतिस्थापित कर देती है। इसलिए यानी कि इसमें जो कुल उपयोगिता है बेटा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वस्तु X की एक इकाई अगर ले रहा है कोई, वस्तु Y की त्याग रहा है, तो टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी। इसलिए वस्तु X के लिए वस्तु Y का MRS वस्तु Y की वह मात्रा होगी जो वस्तु X की हम अतिरिक्त एक इकाई को हम जो प्राप्त करने के लिए Y की जितनी भी इकाइयों का त्याग कर रहे हैं, त्याग का मतलब सेब को लेने के लिए हम संतरे छोड़ने पड़ रहे हैं, X की मात्रा लेने के लिए Y को छोड़ना पड़ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? त्याग। और यहाँ पर क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन की दर। तो यहाँ देखिए ABCDE 1 2 3 4 5 12 8 5 3 2, ये आपने पीछे देखा था ना। अब MRS क्या हो गई बेटा? पहली में नील, पहली में तो 1 और 12 का संयोग है। अब यहाँ एक इकाई के लिए कितनी वस्तुओं का त्याग हुआ? 4 का, तो 1x अनुपात 4y, ये हो गई MRS की दर। अब फिर यदि एक और लेना चाहता है तो 3 का, तो 1x 3y 1x 2y 1x 1y। तो MRS ऑफ XY इज इक्वल टू, माइनस का साइन यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये 12 में से इधर 8 में से 12 घटाया तो -4 आया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में माइनस का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसीलिए हमने ऋणात्मक लगा दिया है। लेकिन MRS हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि दोनों में से यदि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे हम तो दूसरी में कमी आएगी, लेकिन हम कभी भी माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर कहीं भी -4 -3 -2 -1 नहीं लिखा है। हमें ब्रैकेट के बाहर हमने ये दिखा दिया है कि भाई MRS ऑफ XY हमेशा माइनस में आएगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, लेकिन कभी भी हम माइनस के साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे, हमने पीछे IC अभी पढ़ाया था, अब IC की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो पहली विशेषता है कि IC हमेशा बाएं से दाएं, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से आ रही है ये, बाएं से दाएं, ये समझ आया।
बेटा ये आपका बायां हाथ है, ये आपका दायां हाथ है, तो बाएं से दाएं की ओर आ रही है। अब एग्ज़ाम में आएगा कि आईसी हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढाल वाला, नीचे की ओर ढाल वाला क्यों होता है? यहीं पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर भी है ये, और इसकी विशेषताएं भी है। इसकी हर विशेषता में से एक एक क्वेश्चन बन रहा है आपका बोर्ड का। तो यहीं पर हमने एक्स वस्तु वाई वस्तु ले ली, ये आईसी बना दिया हमने। ठीक है, वही वाला सेम डायग्राम ऐसे, और पॉइंट्स बन गए इसके ABCD। तो दाहिनी तरफ क्यों होता है ये? दाहिनी तरफ नीचे की ओर ढाल वाला ये बताता है कि इसका ढाल नेगेटिव है, और ये बताता है कि संयोग की दो वस्तुओं में से यदि एक को लेना है तो दूसरी का त्याग करना पड़ेगा। तो एक वस्तु की मात्रा उतनी कम हो जाती है और दूसरी वस्तु की मात्रा उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये त्याग को दिखा रहा है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है बेटा? दूसरी विशेषता है इसकी कि आईसी मूल बिंदु की ओर उत्तल उत्तोदर होता है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसा होता है? जैसे आप चम्मच से खाते हो तो उसे हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कनकेव आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। आप एक स्पून लीजिए और ये जो है हमारा सीधा, जब हम चम्मच को खा रहे हैं तो ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये कॉनकेव होता है शायद। तो वक्र की उत्तलता, आप देखा सीधा चम्मच है ये देखो। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे तो चम्मच की तरह दिखेगा आपको ये। तो ये क्यों है? इसका ढाल ऐसा क्यों है? तो ये मूल बिंदु की तरफ क्या है? ये उन्तोदर है। ये देखो ऐसे। PPC कैसा होता है? ऐसा होता है, नतोदर। तो ये क्यों है? ये भी अब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है कि क्यों होता है, व्याख्या कीजिए कि आईसी मूल बिंदु की ओर उत्तल या उन्तोदर क्यों होता है। आपने नोट कर लेना बेटा कॉपी में कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वक्र की उत्तलता हमें ये दिखाती है कि आईसी मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर है। ये तभी संभव है जब MRS नीचे गिर रही हो। हमने देखा MRS नीचे गिर रही है ना इसकी 1x, हमने ये देखा था इसमें। देखो संयोग, MX क्या कर रही है? नीचे की तरफ गिर रही है इसकी, है ना। तो आईसी उद्गम या मूल बिंदु की ओर उन्तोदर है क्योंकि MRS नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, इसमें भी वही सेम डायग्राम बनाना है आपको जो आपने यहाँ बनाया है, और यहाँ पर आपने ये तालिका बनानी है। ठीक है, ये आपको नंबर फालतू मिलने के टिप्स हैं बेटा, हर चीज़ में तालिका डायग्राम। ठीक है, तो ये तालिका डायग्राम इस वाले पॉइंट में आपको बनानी है। अब तीसरी विशेषता इसकी है कि दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये देखिए, अगर हम एक रेखा चित्र पर IC1, IC2, IC3 बनाएं तो ये कभी भी ऐसे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? अब ये भी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि बताइए क्यों नहीं काटते हैं। आपस में दो आईसी ना तो काट सकते हैं एक दूसरे को, ना ही स्पर्श कर सकते हैं। ये गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आईसी जो है एक तो ऐसे आ गया और दूसरा उसको काटता हुआ ऐसे आ गया। नेवर। हमेशा कैसे रहेंगे? आईसी वक्र ऐसे रहेंगे। ठीक है, IC1, IC2, IC3 ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे। ये रॉन्ग है। ठीक है, ये राइट। क्यों नहीं काटेंगे? यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि भिन्न भिन्न संतुष्टि के स्तरों को प्रकट करने वाले आईसी पर स्थित जितने भी संयोग हैं उनको उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हर बिंदु पर हर जो ये जितना ऊंचा होता जा रहा है बेटा, उस पर उतनी संतुष्टि बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको ज़्यादा आइटम मिल रहे हैं, है ना। तो चित्र में IC1 का B और IC2 का C, ये देखो B और C ये A बिंदु के समान संतुष्टि दे सकते हैं। ये दिखा रहा ना ये चित्र, ये कभी भी संभव नहीं होता, ये गलत है। इसीलिए आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। आईसी एक दूसरे को ना ही स्पर्श करते हैं ना ही काटते हैं। चौथी विशेषता इसकी है ऊंचे आईसी अधिक संतुष्टि स्तर को व्यक्त करते हैं। यस, जितना आईसी का कर्व ऊंचा होगा, जितना ये ऊपर जाते जा रहे हैं, उतना ही हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा। ये देखो इस चित्र से दिखाते हैं। तटस्थता मानचित्र में जो भी आईसी दाईं ओर है, जितनी भी दाईं ओर है जाते जा रहे हैं, दाईं ओर इधर जाते जा रहे हैं, और जितने भी ऊंचे जाते जा रहे हैं वो अधिक संतुष्टि देंगे।
ऐसा क्यों है, अब ये भी बोर्ड में आएगा, क्यों, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जितना भी ऊपर जा रहा है वो ऐसा इसलिए है कि ऊंची आईसी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाएगी जो नीचे वाली आईसी की अपेक्षा अधिक मात्रा में होंगे। अब यहाँ आप देखो, ये नीचे है IC1, ये ऊपर है। यहाँ पर उपभोक्ता OA वस्तु ले रहा है X की और इसकी OB ले रहा है ना। P बिंदु पर क्या संयोग बन रहे हैं, OA और OB का। लेकिन अगर ये वाला देखें हम तो मात्रा बढ़ गई बेटा, A1 के बराबर ज़्यादा मात्रा ले पा रहा है। इतनी मात्रा वो अगर ऊंचे वाले अनधिमान वक्र पे जा रहा है तो इतनी मात्रा इसकी बढ़ गई, और B और B1 के बराबर इतनी मात्रा देखो ज़्यादा ले पा रहा है। इतनी चीज़ X की ज़्यादा हो रही है, इतनी चीज़ Y की ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चित्र में ये स्पष्ट हो रही है। तो इतनी मात्रा A1 और Y की B1 मात्रा अधिक मिल रही है, इसलिए IC2 हमें अधिक संतुष्टि प्रकट कर रहा है। तो आज हमने ये टॉपिक करे हैं, ये आप दोबारा से उतारना चाहें तो मैं ये नोट्स जो अभी करवाए हैं मैं ये भी भेज दूँगी आपको, इसमें से अगर आप करें तो। आज का ये हमारा टॉपिक था, पहला था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा टॉपिक बच्चों हमने करा है उपभोक्ता का संतुलन। तीसरा आज हमने किया है इंडिफरेंस कर्व। चौथा टॉपिक हमारे इसकी MRS की दर की है, और पांचवा टॉपिक हमारा हुआ आज तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तो अब चैप्टर 3 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर 4 के टॉपिक के साथ आपको नई वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है बेटा। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको रिवाइज करें। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।